चलिए आज हम बायोलॉजी क्लास 11 और 12 की सभी यूनिट्स के फर्स्ट पेजेस को पढ़ेंगे, जहां महान वैज्ञानिकों के बारे में रोचक और प्रेरणादायक जानकारी दी गई है। जिस वैज्ञानिक ने डार्विन के बाद एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को नई दिशा दी, जिसने स्पीशीज की परिभाषा बदल दी और 100 साल जीकर विज्ञान को अमर कर दिया, उनका नाम था अर्नस्ट मेयर। Ernst Mayr, 1904 to 2004, was a great evolutionary biologist. He was born on 5 July 1904 in Kempten, Germany. Ernst Mayr 1904 to 2004 एक महान evolutionary biologist थे। उनका जन्म 5 जुलाई 1904 को केम्पटन, जर्मनी में हुआ था। He was called the Darwin of the 20th century because he gave a new direction to evolutionary biology after Darwin. उन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता था क्योंकि डार्विन के बाद उन्होंने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को नई दिशा दी। ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम। उन्हें दुनिया की 100 सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है। Mayer joined Harvard University in 1953 and retired in 1975 as Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. मेयर ने 1953 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस के रूप में रिटायर हुए। His career of nearly 80 years covered ornithology, taxonomy, zoo geography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. उनका लगभग 80 वर्षों का करियर ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स तथा बायोलॉजी की हिस्ट्री और फिलॉसफी जैसे क्षेत्रों में फैला था। He made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology. उन्होंने species diversity की उत्पत्ति को evolutionary biology का मुख्य प्रश्न बना दिया। He also gave the accepted modern definition of a biological species. उन्होंने biological species की आधुनिक और स्वीकृत definition भी दी। He received 3 major prizes: Balzan Prize 1983, International Prize for Biology 1994 and Crafoord Prize 1999. उन्हें 3 बड़े पुरस्कार मिले: बाल्जान प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 एंड क्राफोर्ड प्राइज 1999। अर्नस्ट मेयर डाइड इन 2004 एट द एज ऑफ 100। अर्नस्ट मेयर की मृत्यु 2004 में 100 वर्ष की आयु में हुई। क्या आप जानते हैं, एक भारतीय वैज्ञानिक ने प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर समझने का ऐसा तरीका दिया जिसे आज पूरी दुनिया रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से जानती है। नीट और बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे जीएन रामाचंद्रन की इंस्पायरिंग कहानी। जीएन रामाचंद्रन, an outstanding figure in the field of protein structure, was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. जीएन रामाचंद्रन प्रोटीन स्ट्रक्चर के क्षेत्र के बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने बायोपॉलिमर्स जैसे प्रोटीन्स, डीएनए आदि की शेप और अरेंजमेंट को समझने के लिए मद्रास स्कूल की शुरुआत की। इसका मतलब है कि उन्होंने एक नई रिसर्च ट्रेडिशन शुरू की जो बहुत प्रसिद्ध हुई। His discovery of the triple helical structure of collagen, published in Nature in 1954, and his analysis of the allowed conformations of proteins through the use of the Ramachandran plot rank among the most outstanding contributions in structural biology. उन्होंने कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर खोजी जो 1954 में फेमस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई। इसके अलावा उन्होंने प्रोटीन्स किस तरह फोल्ड हो सकते हैं इसे समझाने के लिए रामाचंद्रन प्लॉट दिया। ये स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। पिन नीट पॉइंट: रामाचंद्रन प्लॉट इक्वल्स प्रोटीन फोल्डिंग या एंगल समझने का तरीका। He was born on October 8, 1922, in a small town not far from Cochin on the southwestern coast of India. उनका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को भारत की दक्षिण पश्चिमी तट पर कोचीन यानी कोची के पास एक छोटी सी शहर में हुआ था। याद रखें, जन्म वर्ष 1922। His father was a professor of mathematics at a local college and thus had considerable influence in shaping Ramachandran's interest in mathematics. उनके पिता मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, इसलिए बचपन से ही रामाचंद्रन पर मैथ्स का गहरा प्रभाव पड़ा। इसी वजह से उनकी रुचि गणित में बढ़ी। यही मैथ्स बाद में प्रोटीन स्ट्रक्चर समझने में काम आई। पिन नीट पॉइंट: यही मैथ्स बाद में प्रोटीन स्ट्रक्चर समझने में काम आई। After completing his school years, Ramachandran graduated in 1942 as the top-ranking student in the BSc Honours Physics course of the University of Madras.
स्कूल कंप्लीट करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया और 1942 में टॉप रैंकिंग स्टूडेंट बनी। इसका मतलब है कि वो पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थे। ही रिसीव्ड अ पीएचडी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949। उन्होंने 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री प्राप्त की। कैम्ब्रिज दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में से एक है। While at Cambridge, Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publications on models of the alpha helix and beta sheath structures that directed his attention to solving the structure of collagen. Cambridge में उनकी मुलाकात लाइनस पॉलिंग से हुई। लाइनस पॉलिंग ने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स पर काम किया था। इन्हीं आइडियाज से प्रेरित होकर रामाचंद्रन ने कोलेजन की स्ट्रक्चर सॉल्व करने पर ध्यान दिया। नीट पॉइंट: alpha helix or beta sheet equal to protein secondary structures. He passed away at the age of 78 on April 7, 2001. उनका निधन 7 अप्रैल 2001 को 78 वर्ष की आयु में हुआ। क्या आप जानते हैं प्लांट सनलाइट को फूड में कैसे बदलते हैं? ये मिस्ट्री दुनिया के लिए बहुत समय तक अनसुलझी थी। फिर आए वैज्ञानिक मेल्विन कैल्विन, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की हिडन पाथवे को खोजकर नोबेल प्राइज जीत लिया। आज हम उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी पढ़ेंगे। मेल्विन कैल्विन, born in Minnesota in April 1911, received his PhD in chemistry from the University of Minnesota. He served as professor of chemistry at the University of California, Berkeley. मेल्विन कैल्विन का जन्म अप्रैल 1911 में मिनेसोटा, यूएसए में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। बाद में वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बने। याद रखें, कैल्विन इक्वल्स टू केमिस्ट प्लस प्रोफेसर। Just after World War II, when the world was under shock after the Hiroshima-Nagasaki bombings and seeing the ill effects of radioactivity, Calvin and co-workers put radioactivity to beneficial use. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी, जिससे पूरी दुनिया शॉक्ड थी। लोग रेडियो एक्टिविटी की बुरी इफेक्ट्स देख चुके थे। तब कैल्विन और उनकी टीम ने सोचा कि रेडियो एक्टिविटी का उपयोग अच्छी काम में किया जाए, यानी हार्मफुल चीज को यूजफुल रिसर्च में बदला गया। He, along with J.E. Basham, studied reactions in green plants forming sugar and other substances from raw materials like carbon dioxide, water, and minerals by labeling the carbon dioxide with C14. मेल्विन कैल्विन ने J.E. Basham के साथ मिलकर ग्रीन प्लांट्स में होने वाली रिएक्शंस को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से शुगर कैसे बनाते हैं। इसके लिए उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को C14 रेडियो एक्टिव कार्बन आइसोटोप से लेबल किया। Need point: C14 tracer method used in Calvin experiment. Calvin proposed that plants change light energy to chemical energy by transferring an electron in an organized array of pigment molecules and other substances. Calvin ने बताया कि प्लांट्स सनलाइट की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। ये प्रोसेस पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जैसे क्लोरोफिल की ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द्वारा होती है। यही फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन कॉन्सेप्ट है। The mapping of the pathway of carbon assimilation in photosynthesis earned him Nobel Prize in 1961. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड किस पाथवे से शुगर में बदलती है, इसका पूरा मैप कैल्विन ने बताया। इसी डिस्कवरी के लिए उन्हें 1961 में नोबेल प्राइज मिला। Need point: Calvin cycle equals carbon fixation pathway. The principles of photosynthesis as established by Calvin are at present being used in studies on renewable energy, material science और solar energy research में होता है। यानी उनकी खोज आज भी मॉडर्न साइंस में यूजफुल है। आज हम जानेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जिनकी डिस्कवरी के बिना हम साउंड को प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पाते। ह्यूमन ईयर के अंदर एक अमेजिंग स्ट्रक्चर है, ऑर्गन ऑफ कॉटी, और इसके डिस्कवरर थे अल्फोंसो कॉटी। अल्फोंसो कॉटी, इटालियन एनाटॉमिस्ट, was born in 1822. अल्फोंसो कॉटी एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, यानी वो ह्यूमन बॉडी और बॉडी स्ट्रक्चर का स्टडी करते थे। उनका जन्म 1822 में इटली में हुआ था। उन्होंने एनाटॉमी के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। अल्फोंसो कॉटी began his scientific career studying the cardiovascular systems of reptiles. अपनी साइंटिफिक करियर की शुरुआत में कॉटी ने रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जैसे सांप, छिपकली के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का स्टडी किया।
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब है हार्ट और ब्लड वेसल सिस्टम। मतलब शुरू में वो रेप्टाइल्स के बॉडी ऑर्गन्स को समझते थे। लेटर ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। बाद में उन्होंने अपना फोकस मैमल्स जैसे ह्यूमंस, डॉग, काउ की ऑडिटरी सिस्टम पर कर दिया। ऑडिटरी सिस्टम का मतलब है हियरिंग सिस्टम, यानी सुनने वाली बॉडी सिस्टम। यहीं से उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी शुरू हुई। In 1851, he published a paper describing a structure located on the basilar membrane of the cochlea, containing hair cells that convert sound vibrations into nerve impulses, the organ of Corti. 1851 में अल्फोंसो कॉटी ने एक साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने ईयर के अंदर कॉक्लिया नाम के पार्ट में एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। ये स्ट्रक्चर बैसिलर मेम्ब्रेन पर होता है और इसमें हेयर सेल्स होते हैं। ये हेयर सेल्स साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे ब्रेन साउंड को समझ पाता है। इस स्ट्रक्चर को आज हम ऑर्गन ऑफ कॉटी कहते हैं। ईयर, हेयर, ब्रेन, ये हियरिंग प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ही डाइड इन द ईयर 1888। अल्फोंसो कॉटी का देहांत 1888 में हुआ, लेकिन उनकी डिस्कवरी आज भी बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक ऐसे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सिर्फ बॉटनी को ही नहीं बल्कि मॉडर्न टिश्यू कल्चर और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन जैसे टॉपिक्स को भी दुनिया भर में पहचान दिलाई। पंचानन महेश्वरी। Born in November 1904 in Jaipur, Rajasthan, Panchanan Maheshwari rose to become one of the most distinguished botanists not only of India but of the entire world. He moved to Allahabad for higher education, where he obtained his DSc. During his college days, he was inspired by Dr. W. Dudgeon, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially morphology. His teacher once expressed that if his student progresses ahead of him, it will give him a great satisfaction. These words encouraged Panchanan to inquire what he could do for his teacher in return. पंचानन महेश्वरी का जन्म नवंबर 1904 में जयपुर, राजस्थान में हुआ था। वे धीरे धीरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक बहुत महान बॉटनिस्ट बने। हायर स्टडीज के लिए वे इलाहाबाद गए, जहां उन्होंने DSc डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के समय उनके टीचर डॉक्टर W. डजन ने उन्हें बॉटनी और मॉर्फोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इंस्पायर किया। उनकी टीचर ने कहा था कि अगर स्टूडेंट टीचर से भी आगे बढ़ जाए तो टीचर को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। ये बात पंचानन जी की दिल को छू गई और उन्होंने सोचा कि टीचर के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। पॉइंट: ग्रेट टीचर स्टूडेंट्स को ग्रेटनेस की तरफ ले जाते हैं। He worked on embryological aspects and popularized the use of embryological characters in taxonomy. He established the Department of Botany, University of Delhi, as an important center of research in embryology and tissue culture. He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos. These days, tissue culture has become a landmark in science. His work on test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim. पंचानन महेश्वरी ने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पर काम किया। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है एम्ब्रियो, यानी बीज के अंदर डेवलपिंग प्लांट का स्टडी। उन्होंने टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज पॉपुलर बनाया, यानी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में एम्ब्रियो की फीचर्स का यूज करना शुरू हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट को एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर रिसर्च का एक फेमस सेंटर बना दिया। उन्होंने इमैच्योर एम्ब्रियोज की आर्टिफिशियल कल्चर पर भी जोर दिया। आज जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, जिससे एक छोटे से प्लांट टिश्यू से नए प्लांट्स बनाए जाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उनका टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर काम दुनिया भर में फेमस हुआ। पंचानन महेश्वरी को मॉडर्न प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पायनियर माना जाता है। सोसाइटी ऑफ लंदन (FRS), Indian National Science Academy, and several other institutions of excellence. He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbooks of biology for higher secondary schools published by NCERT in 1964. उनके महान काम के लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन (FRS) जैसे प्रेस्टिजियस ऑनर मिले। साथ ही इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और कई बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी उन्हें सम्मानित किया। सिर्फ रिसर्च ही नहीं, उन्होंने स्कूल एजुकेशन में भी बहुत योगदान दिया। उनकी लीडरशिप में 1964 में NCERT के पहले बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए पब्लिश हुए। यानी जो आज हम NCERT बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसकी शुरुआती डेवलपमेंट में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। सोचो, अगर DNA का सीक्रेट कभी सॉल्व ही ना होता तो जेनेटिक्स आज इतनी एडवांस्ड ना होती। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉटसन और क्रिक की अमेजिंग डिस्कवरी।
James Dewey Watson was born in Chicago on 6 April 1928. In 1947, he received BSc degree in zoology. जेम्स ड्यूई वॉटसन का जन्म 6 अप्रैल 1928 को शिकागो में हुआ था। उन्होंने 1947 में जूलॉजी सब्जेक्ट से बीएससी डिग्री ली। जूलॉजी मतलब एनिमल्स का स्टडी। During these years, his interest in bird watching had matured into a serious desire to learn genetics. शुरुआत में वॉटसन को बर्ड्स देखने का शौक था। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जेनेटिक्स में बदल गया। जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटी और जीन्स का स्टडी। He received a fellowship for graduate study at Indiana University, Bloomington, where he received his PhD degree in 1950. वॉटसन को हायर स्टडीज के लिए फेलोशिप मिली और वो इंडियाना यूनिवर्सिटी गए। वहां उन्होंने 1950 में पीएचडी कंप्लीट की। His PhD study was on the effect of hard X-rays on bacteriophage multiplication. उनकी PhD रिसर्च ये थी कि हार्ड एक्सरेज का इफेक्ट बैक्टीरियोफेज की मल्टीप्लिकेशन पर क्या होता है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। He met Crick and discovered their common interest in solving the DNA structure. बाद में वॉटसन की मुलाकात फ्रांसिस क्रिक से हुई। दोनों का कॉमन इंटरेस्ट डीएनए की स्ट्रक्चर को समझना था। Their first serious effort was unsatisfactory. Their second effort resulted in March 1953 in the proposal of complementary double helical configuration. उनका पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार उन्होंने मेहनत की और मार्च 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रपोज की। यही डीएनए डिस्कवरी बायोलॉजी की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक है। Francis Harry Compton Crick was born on 8 June 1916 at Northampton, England हुआ था। फ्रांसिस क्रिक का जन्म 8 जून 1916 को नॉर्थहैम्पटन, इंग्लैंड में हुआ था। He studied physics at University College London and obtained a BSc in 1937. क्रिक ने लंदन की यूनिवर्सिटी कॉलेज से फिजिक्स पढ़ी और 1937 में बीएससी डिग्री ली। He completed PhD in 1954 on X-ray diffraction, polypeptides and proteins. क्रिक ने 1954 में PhD कंप्लीट की। उनका टॉपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन और प्रोटीन से रिलेटेड था। A critical influence in Crick's career was his friendship with J.D. Watson. क्रिक की करियर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल वॉटसन के साथ फ्रेंडशिप का था। दोनों ने मिलकर डीएनए स्ट्रक्चर समझा। क्रिक was made an FRS in 1959. क्रिक को 1959 में FRS यानी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी की ऑनर दी गई। Watson with Crick received many honors, including Nobel Prize in 1962. Watson और Crick को कई अवार्ड्स मिले। सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज 1962 था। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया को भूख से बचाया और खेतों को सोना बना दिया। उनका नाम था MS स्वामीनाथन। Born in August 1925 in Kumbakonam in Tamil Nadu, Monkambu Sambasivan Swaminathan did his graduation and post-graduation in botany from Madras University. He worked in different capacities in many institutions in India and abroad and developed his expertise in genetics and plant breeding. MS स्वामीनाथन का जन्म अगस्त 1925 में तमिलनाडु के कुंबाकोनम में हुआ था। उनका पूरा नाम मोंकाम्बू सांबसिवन स्वामीनाथन था। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से बॉटनी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बाद में उन्होंने इंडिया और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में काम किया और जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में अपनी स्पेशल नॉलेज डेवलप की। The School of Cytogenetics and Radiation Research established at the Indian Agricultural Research Institute, ADVA, enabled Swaminathan and his team to develop short-duration, high-yielding varieties of rice, including scented basmati. इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एडवा में साइटोजेनेटिक्स और रेडिएशन रिसर्च स्कूल बनाया गया। इसके थ्रू स्वामीनाथन और उनकी टीम ने कम समय में पकने वाली और ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली राइस वैरायटीज डेवलप की। इनमें सुगंधित बासमती राइस भी शामिल था। He is also known for the development of the concept of crop cafeteria, crop scheduling, and genetically improving the yield and quality. MS स्वामीनाथन क्रॉप कैफेटेरिया, क्रॉप स्केड्यूलिंग जैसे नए फार्मिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए भी फेमस हैं। उन्होंने साइंटिफिक मेथड से फसलों की यील्ड, प्रोडक्शन और क्वालिटी को जेनेटिकली इंप्रूव किया। Swaminathan initiated collaboration with Norman Borlaug, which culminated in the Green Revolution through introduction of Mexican varieties of wheat in India. स्वामीनाथन ने साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर काम शुरू किया।
इस कोलैबोरेशन के कारण इंडिया में मैक्सिकन व्हीट वैरायटीज आईं और इसी से ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई। इससे इंडिया में व्हीट प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया। This was highly recognized and appreciated. He is also the initiator of Lab to Land, food security and several other environmental programs. उनके काम को दुनिया भर में बहुत रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन मिला। उन्होंने लैब टू लैंड प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, जिसका मतलब है लैबोरेटरी की रिसर्च को फार्मर्स तक पहुंचाना। उन्होंने फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स में भी योगदान दिया। He has been honored with Padma Bhushan and several other prestigious awards, medals and fellowships by institutions of excellence. उन्हें पद्म भूषण जैसी बड़ी अवार्ड्स मिली। इसके अलावा भी उन्हें कई प्रेस्टिजियस मेडल्स, फेलोशिप्स और ऑनर्स दिए गए। ये सब उनकी महान कंट्रीब्यूशन की वजह से मिला। सोचो अगर डीएनए को काटकर जोड़ना पॉसिबल हो जाए और बैक्टीरिया से मेडिसिन्स बनने लगे। ये कमाल हर्बर्ट बॉयर ने दुनिया को दिया। Herbert Boyer was born in 1936 and brought up in a corner of western Pennsylvania where railroads and mines were the destiny of most young men. Herbert Boyer का जन्म 1936 में हुआ था। उनका बचपन वेस्टर्न पेंसिल्वेनिया के एक एरिया में गुजरा, जहां ज्यादातर यंग मैन रेलवेज और माइंस में काम करते थे। मतलब उस जगह का कॉमन करियर वही था। He completed graduate work at the University of Pittsburgh in 1963, followed by 3 years of postgraduate studies at Yale. उन्होंने अपनी हायर स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से कंप्लीट की। उसके बाद 1963 के बाद येल यूनिवर्सिटी में 3 साल तक पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज की। इससे उनकी साइंस नॉलेज और स्ट्रांग हुई। In 1966, Boyer took over assistant professorship at the University of California at San Francisco. 1966 में हर्बर्ट बॉयर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम शुरू किया। यहीं से उनके रिसर्च करियर को नई डायरेक्शन मिली। By 1969, he performed studies on a couple of restriction enzymes of the E. coli bacterium with especially useful properties. 1969 तक बॉयर ने ई कोलाई बैक्टीरिया के कुछ स्पेशल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर स्टडी की। ये एंजाइम्स बहुत यूजफुल थे क्योंकि ये डीएनए को स्पेसिफिक जगह पर कट कर सकते थे। Boyer observed that these enzymes have the capability of cutting DNA strands in a particular fashion, which left what has become known as sticky ends. Boyer ने देखा कि ये एंजाइम्स डीएनए को एक स्पेशल तरीके से कट करते हैं और कट होने के बाद डीएनए के एंड्स पर स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। स्टिकी एंड्स ऐसे एंड्स होते हैं जो दूसरे मैचिंग डीएनए से जुड़ सकते हैं। These clipped ends made pasting together pieces of DNA a precise exercise. इन स्टिकी एंड्स की हेल्प से अलग अलग डीएनए पीसेस को एक्यूरेटली जोड़ना पॉसिबल हुआ। इसी टेक्निक ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का रास्ता खोला। दिस डिस्कवरी लेड टू अ कॉन्वर्सेशन इन हवाई विद स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट स्टैनली कोहेन। इस डिस्कवरी के बाद हवाई में उनकी मुलाकात स्टैनली कोहेन से हुई, जो स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट थे। दोनों साइंटिस्ट्स ने मिलकर आगे का काम शुरू किया। कोहेन हैड बीन स्टडिंग स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। स्टैनली कोहेन प्लाज्मिड्स पर स्टडी कर रहे थे। प्लाज्मिड्स छोटी सर्कुलर डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। Combining this process with DNA splicing enabled Boyer and Cohen to recombine DNA segments and insert the DNA in bacterial cells. बोयर और कोहन ने प्लाज्मिक टेक्निक और डीएनए स्प्लाइसिंग को कंबाइन किया। इससे उन्होंने डीएनए के डिजायर्ड पीसेस को जोड़कर बैक्टीरिया की सेल्स में इंसर्ट कर दिया। This breakthrough was the basis upon which the discipline of biotechnology was founded. यही महान डिस्कवरी बायोटेक्नोलॉजी का बेस बनी। आज इंसुलिन, वैक्सीन्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स इसी टेक्निक पर डिपेंड करते हैं। जिस साइंटिस्ट ने इंडिया को नेचर और एनवायरनमेंट समझना सिखाया, उनका नाम था रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा इज रिवर्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। रामदेव मिश्रा को इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी के रूप में माना जाता है। उन्होंने भारत में इकोलॉजी सब्जेक्ट को डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। Born on 26 August 1908, Ramdeo Mishra obtained PhD in ecology 1937 under Professor W.H. Pearsall from Leeds University in UK. रामदेव मिश्रा का जन्म 26 अगस्त 1908 को हुआ था। उन्होंने 1937 में इकोलॉजी में PhD की डिग्री हासिल की। ये डिग्री उन्होंने यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर W.H. पियर्सॉल के अंडर कंप्लीट की। He established teaching and research in ecology at the Department of Botany of the Banaras Hindu University, Varanasi. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी की बॉटनी डिपार्टमेंट में इकोलॉजी की टीचिंग और रिसर्च की शुरुआत की।
इससे इंडिया में इकोलॉजी एजुकेशन को नई पहचान मिली। His research laid the foundations for understanding of tropical communities and their succession, environmental responses of plant populations and productivity, and nutrient cycling in tropical forest and grassland ecosystems. उनकी रिसर्च ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स को समझने का बेस दिया। उन्होंने प्लांट पॉपुलेशंस के एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्स, प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जैसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर काम किया। मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। रामदेव मिश्रा ने इंडिया का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इकोलॉजी कोर्स शुरू किया। ये भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ा कदम था। Over 50 scholars obtained PhD degree under his supervision and moved on to other universities and research institutes. उनकी गाइडेंस में 50 से अधिक स्टूडेंट्स ने PhD डिग्री ली। बाद में ये स्कॉलर्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में गई और इकोलॉजी को आगे बढ़ाया। He was honored with the fellowships of the Indian National Science Academy and World Academy of Arts and Science in India. उन्हें इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी और वर्ल्ड अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ये उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का प्रूफ है। He also received the prestigious संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। उन्हें संजय गांधी अवार्ड भी मिला जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की फील्ड में दिया जाता है। ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। Due to his efforts, the Government of India established the National Committee for Environmental Planning and Coordination, 1972, which later paved way for the Ministry of Environment and Forests, 1984. उनके एफर्ट्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बनाई। इसी कमिटी ने बाद में 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स बनाने का रास्ता तैयार किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।